स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है अकाउंटिंग रेशियो। इससे पहले की चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले पिछली क्लास में हमने किया था कॉमन साइज स्टेटमेंट, यानी कि कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होते हैं, उनके उद्देश्य क्या होते हैं और उद्देश्यों के अलावा उनको बनाया कैसे जाता है, उनको तैयार कैसे किया जाता है, उसकी स्टेप्स भी हमने देखी। और हमने कॉमन साइज स्टेटमेंट के यानी कि कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट और कॉमन साइज बैलेंस शीट की परफॉर्मा को भी या फॉर्मेट को भी देखा। आज हम शुरू करेंगे अकाउंटिंग रेशियो। तो देखते हैं आज के जो हमारा लेक्चर है वो कैसा रहेगा, क्या क्या पॉइंट हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। पहला पॉइंट हम देखेंगे रेशो, यानी कि रेशो या अनुपात का मतलब क्या होता है। दूसरा अकाउंटिंग रेशो क्या होता है। तीसरा हम रेशो को किस किस तरह से अभिव्यक्त कर सकते हैं, किस किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको देखेंगे। उसके अलावा रेशो एनालिसिस क्या होता है अकाउंटेंसी में, वो जानेंगे। और रेशो एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव्स या यूजेस को जानेंगे। और अंत में हम जानेंगे कि रेशो एनालिसिस की लिमिटेशंस क्या होती हैं। तो आइए जानते हैं मीनिंग ऑफ रेशो। देखिए, रेशो क्या होता है कि इन्हीं दो वेरिएबल के बीच में जो संबंध होता है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, रेशो कहलाता है। या इसको ऐसे भी परिभाषित किया जा सकता है कि रेशो का मतलब क्या होता है, कोई दो चीज़ों में संख्यात्मक जो संबंध है या किन्हीं दो चीज़ों के बीच में जो संबंध है उसको संख्यात्मक रूप में परिभाषित करना रेशो का काम होता है। तो आइए रेशो की डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। इट इज़ एन अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। यानी कि रेशो क्या है, एक अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन, यानी कि एक मैथमेटिकल, एक न्यूमेरिकल, एक सांख्यिकीय एक्सप्रेशन है, सांख्यिकीय अभिव्यक्ति है किसकी, रिलेशनशिप की। जो रिलेशनशिप किन्हीं दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में पाया जाता है। या इसको ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है कि रेशो मीन्स या रेशो डिफाइंस द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर इन रेस्पेक्ट ऑफ गिवन वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर। यानी कि न्यूमरेटर को हिंदी में कहते हैं अंश और डिनोमिनेटर को कहते हैं हर। तो बेसिकली ये परसेंटेज ये बता रही है कि रेशो को इस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है कि रेशो क्या बताता है, अगर हमें डिनोमिनेटर की वैल्यू दी हुई है यानी कि हर की वैल्यू दी हुई है तो अंश की वैल्यू क्या होगी, इसी को बताता है रेशो। मिसाल के तौर पे अगर रेशो क्या है 3/2 है, तो 3/2 का मतलब ये हुआ कि अगर हम ये जानते हैं कि डिनोमिनेटर आपका 4 है तो न्यूमरेटर कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि रेशो उन दोनों के बीच में क्या है, 3/2। और हम जानते हैं 3/2 रेशो जो होता है वो 6/4 का भी रेशो वो सेम रहेगा। तो अगर 6/4 या ऐसे समझ लीजिए करंट असेट और करंट रेशो जो है, करंट असेट 6 लाख है और करंट लाइबिलिटी 4 लाख है, तो रेशो हो गया 6/4 का, 6/4 का यानी 3/2 का। अब अगर हमें सिर्फ रेशो पता है 3/2 का और हम ये पता है कि डिनोमिनेटर यानी कि करंट लाइबिलिटी कितनी है, तो हम करंट असेट की वैल्यू उस अनुपात के आधार पर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से जो रेशो होता है वो क्या करता है, डिनोमिनेटर की वैल्यू की गिवन होने पर न्यूमरेटर की वैल्यू बताता है, या न्यूमरेटर की वैल्यू गिवन होने पर डिनोमिनेटर की वैल्यू भी बता सकता है। तो इसको दो तरीके से परिभाषित किया गया है। इसलिए पहला कि इट इज़ एन अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना वही क्या है, रेशो कहलाता है। या इट डिफाइंस द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर इन रेस्पेक्ट ऑफ गिवन वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये था रेशो का मतलब। अब हम जानेंगे अकाउंटिंग रेशो। जैसा कि हमने जाना कि रेशो क्या होता है, एक अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन है, रिलेशनशिप जो दो वेरिएबल के बीच में है, उनके दो वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप है उसका अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, रेशो है। अब जब हम कहते हैं अकाउंटिंग रेशो तो इसका मतलब है जो वेरिएबल हमने लिए हैं, जिन वेरिएबल के बीच में जो संबंध हम अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन से शो कर रहे हैं
वो वेरिएबल कहाँ से लिए हमने? अकाउंटिंग से लिए हैं, वो अकाउंटिंग से लिए हैं, यानी कि किसी कंपनी के फाइनेंशियल अकाउंट से लिए गए हैं। तो ऐसा रेशो जो किस आधार पर निकाला जाता है? किसी कंपनी या किसी व्यावसायिक संस्था की फाइनल अकाउंट्स को भी आधार बनाकर निकाला जाता है, या उसकी अकाउंटिंग सिस्टम को, जो उसकी अकाउंटिंग टर्म्स हैं या जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनके आधार पर जब हम रेशो निकालते हैं तो ऐसे रेशो क्या कहलाता है? अकाउंटिंग रेशो कहलाता है। आइए एक डेफिनेशन पढ़ते हैं। ए रेशो विच रिवील्स, अकाउंटिंग रेशो क्या है? इट इज़ ए रेशो विच रिवील्स रिलेशनशिप ऑफ सच अकाउंटिंग वेरिएबल्स, यानी कि एक रेशो जो है ऐसा यह प्रकट करता है जो अकाउंटिंग वेरिएबल्स हैं उनके बीच में उन संबंध को प्रकट करता है विच आर इंटरडिपेंडेंट, जो एक दूसरे पर अंतर्निहित हैं और इंटरडिपेंडेंट हैं, टू ईच अदर और अफेक्ट्स टू ईच अदर, या एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ए रेशो विच रिवील्स रिलेशनशिप ऑफ सच अकाउंटिंग वेरिएबल्स विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर और अफेक्ट्स टू ईच अदर, यानी कि ऐसा रेशो जो क्या करता है? ऐसे वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को प्रकट करता है जो वेरिएबल क्या हैं, या तो इंटरडिपेंडेंट हैं या एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब ये जो वेरिएबल हैं ये होंगे अकाउंटिंग से, जो फाइनल अकाउंट हैं उनसे रिलेटेड, उनके आधार पर, इसीलिए ये रेशो क्या कहलाएगा? अकाउंटिंग रेशो कहलाएगा। तो जब अकाउंटिंग के आधार पर रेशो कैलकुलेट किया जाता है, सिंपल शब्दों में बताएं तो उसी को अकाउंटिंग रेशो कहते हैं। या इसको ऐसे भी परिभाषित किया जा सकता है कि ए रेशो विच रिवील्स म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग वेरिएबल्स। ये उपरोक्त डेफिनेशन का क्या है? संक्षिप्त पार्ट है, कॉन्साइज पार्ट है। उपरोक्त डेफिनेशन को और संक्षिप्त करें तो उसको ऐसे परिभाषित किया जा सकता है कि ए रेशो विच रिवील्स म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग वेरिएबल, यानी कि जो अकाउंटिंग वेरिएबल्स हैं जैसे करंट असेट है, करंट लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लोन है, डिबेंचर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, तो इन चीज़ों के बारे में जब हम रिलेशनशिप को निकालते हैं, उनके आपस में एक दूसरे से क्या रिलेशन है, उसी को हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग रेशो कहते हैं। तो ए रेशो विच रिवील्स म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग वेरिएबल्स, ऐसा रेशो जो अकाउंटिंग वेरिएबल्स के बीच में आपसी संबंध को प्रकट करता है वो अकाउंटिंग रेशो कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे कि जो अकाउंटिंग रेशो है, यह जो रेशो है उसको हम किस किस फॉर्म में दिखा सकते हैं, यानी कि रेशो के किस किस तरह से हम रेशो को यूज़ करते हैं। तो पहला तरीका है इसमें आपका परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है कि अगर हम डिनोमिनेटर को 100 मान लें तो अगर हम डिनोमिनेटर को 100 मान लें तो न्यूमरेटर की वैल्यू को बताता है एक्सप्रेशन। या इसको ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि अगर हमें पता है कि जो डिनोमिनेटर है वो 100 है तो ये रेशो क्या बताता है, परसेंटेज क्या बताता है? ये बताएगा कि अगर डिनोमिनेटर 100 है तो न्यूमरेटर कितना होगा। जैसे परसेंटेज हमने बोला 25%, तो 25% का मतलब क्या है कि जो 25 है, अगर जो डिनोमिनेटर है वो 100 है तो न्यूमरेटर कितना होगा? 25 होगा। तो 25% का क्या मतलब है कि अगर डिनोमिनेटर 100 है तो न्यूमरेटर 25 होगा। या इसी तरीके से अगर हम 25% निकालें तो 25% सिर्फ 25/100 को नहीं कहेंगे, 50/200 भी क्या है? 25% है। तो अगर हमें पता है कि अगर डिनोमिनेटर 100 है तो न्यूमरेटर 25 होगा, तो इसी तरीके से अगर हमें ये कोई बताए कि जो डिनोमिनेटर है वो 200 है तो इसका मतलब न्यूमरेटर कितना होगा? वो 50 होगा। यानी कि हम 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे 25% की, 25/100 की, तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा? 50 निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से परसेंटेज वर्क करता है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इट शोज द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर वेयर द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर इज एज्यूम्ड टू बी 100। एग्जाम्पल 25% या 25/100। तो परसेंटेज क्या है? इट शोज द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर की वैल्यू बताता है, वेयर
द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर इज एज्यूम्ड टू बी 100। जहाँ डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या समझी जाती है या क्या एज्यूम की गई है, 100 के रूप में की गई है कि और डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो 100 है। इसके अलावा दूसरा रेशो होता है आपका रेट। रेट का सीधा सा मतलब होता है जो औसत वैल्यू होती है किसी चीज़ का, औसत मूल्य, उसको रेट कहते हैं। मिसाल के तौर पे आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं। रेशो क्या है? इट इज़ वैल्यू ऑफ पर यूनिट, यानी कि कोई वस्तु है, कोई चीज़ है जिसको हम खरीद रहे हैं, तो उसकी पर यूनिट वैल्यू जो है उसको हम रेट कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं 15 रुपये केजी चावल, हम चावल खरीद रहे हैं, वो 15 रुपये पर केजी है। तो ये जो 15 रुपये पर केजी है, यही आपकी रेट है कि ये क्या दिखा रहा है, पर केजी का कीमत दिखा रहा है। ये इसी तरीके से अगर हम कोई डोजन में चीज़ खरीदते हैं, सपोज कीजिए केले हम खरीद रहे हैं, बनानास खरीद रहे हैं, तो उसको हम कैसे शो करते हैं? रेट में शो करते हैं, और उसको दर्जन में बेचा जाता है। इसका मतलब उसके लिए रेट कैसे डिफाइन करेंगे हम कि केले, अगर कोई पूछता है हमसे केले क्या भाव दिए जा रहे हैं, तो वो क्या कहेगा, केला बेचने वाला कि 30 रुपीज़ पर डोज़न, 30 रुपीज़ पर डोज़न, यानी कि प्रत्येक 12 किलो के लिए 30 रुपये का चार्ज करेगा। तो इस तरीके से रेट काम करता है। रेट बेसिकली क्या है? औसत वैल्यू है किसी प्रोडक्ट की जिसको हम बेच रहे हैं या ख़रीद रहे हैं। तो औसत वैल्यू को ही क्या कहते हैं? रेट कहते हैं, यानी कि वैल्यू ऑफ पर यूनिट ही रेट कहलाती है, या हिंदी में दर कहलाती है। अगला है प्योर रेशो। प्योर रेशो क्या होता है? अक्सर जो हम मैथमेटिक्स में रेशो को समझते हैं, उस रेशो को यहाँ पर प्योर रेशो कहा गया है। रेशो को प्योर रेशो इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ सिर्फ रेशो नहीं की बात नहीं हो रही, बल्कि हमने रेशो में परसेंटेज को भी शामिल कर लिया और रेट को भी शामिल कर लिया। तो अब जिसका अमूमन हम अर्थ समझते हैं, परसेंटेज और रेट भी रेशो ही है, लेकिन अमूमन हम रेशो किसको समझते हैं? जैसे 2/3, 3/4, 6/7, इस तरीके से जो रेशो होते हैं उसको रेशो समझते हैं। तो इसी रेशो को हम कहते हैं प्योर रेशो अकाउंटिंग में, कि ये बिल्कुल प्योर रेशो है, ये शुद्ध रूप है रेशो का। यानी कि इसको हमने परसेंटेज में भी नहीं बताया, इसको हमने रेट में भी नहीं बताया, बल्कि इसको एग्जैक्ट रेशो में ही बताया है। जैसे 2:2:3, यानी कि 2:3 का अनुपात, यानी कि 2/3। तो ये क्या है? एक एग्जाम्पल है प्योर रेशो का। टेक्स्ट पढ़ते हैं इसके बारे में। इट इज़ रेशो इन विच द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज शोन प्रोपोर्शनेटली। यानी कि रेशो क्या है? एक प्योर रेशो क्या है? एक रेशो है जिसमें हम रिलेशनशिप दिखाते हैं दो वेरिएबल के बीच में आनुपातिक तौर पर, आनुपातिक आधार पर। यानी कि 2:3 क्या है? एक एग्जाम्पल हो सकता है रेशो का। इसी तरीके से 4:5 या 6:7 या 8/6 ये भी रेशो है। तो इस तरीके से रेशो क्या है? एक प्रोपोर्शनेट वैल्यू को दिखाता है। तो ये हुआ रेशो। इसके बाद जो रेशो है, ये प्योर रेशो हुआ जो मैंने अभी आपको बताया 2:3। अब रेशो जो है, खाली अगर रेशो की बात करूँ, मैं प्योर रेशो की बात नहीं कर रहा, अब रेशो की बात कर रहा हूँ। तो रेशो को जैसे कि हमने अभी देखा है, परसेंटेज के रूप में भी दिखाया जा सकता है, रेट के रूप में भी दिखाया जा सकता है, प्योर रेशो के रूप में भी दिखाया जा सकता है। ऐसे ही इनको टाइम्स में भी दिखाया जा सकता है। टाइम्स मतलब कोशेंट, यानी कि गुणांक, मल्टीप्लायर, मल्टीपल, कोई चीज़ किसी का कितना मल्टीपल है, इस चीज़ में भी हम, इस आधार पर भी हम रेशो को दिखा सकते हैं, या फ्रैक्शन में भी दिखा सकते हैं। टाइम्स में कैसे दिखाएंगे? सपोज कीजिए करंट रेशो जो है हमारा वो 2 का है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी करंट असेट हैं वो करंट लायबिलिटी का 2 गुना है। तो ये जो 2 है ये क्या है? 2 टाइम्स है। अगर हम कहें कि करंट असेट कितनी है, तो जवाब आएगा कि ये 2 टाइम्स हैं करंट लायबिलिटी के। तो ये जो 2 टाइम्स हम कह रहे हैं, यही क्या है? रेशो का एक्सप्रेशन है। कैसा रेशो? जिसको हम टाइम्स में दिखा रहे हैं, मल्टीपल में दिखा रहे हैं, गुणांक में दिखा रहे हैं। किसी चीज़ के, कोई चीज़ किसी चीज़ का कितने गुना है, इस चीज़ को जब हम परिभाषित करते हैं तो हमारा अभिप्राय कोशेंट से होता है, टाइम्स से होता है। इसी तरीके से फ्रैक्शन में अगर दिखाएं, तो अगर सपोज कीजिए हमारा करंट रेशो 3/2 है,
करंट रेशो क्या है 3/2। तो करंट रेशो 3/2 का मतलब होने का मतलब ये है कि अगर करंट लाइबिलिटीज़ हमारी 2 हैं तो करंट असेट हमारी 3 हैं। यानी कि अब इसको डिवाइड कर दें, हम फ्रैक्शन में निकालें तो करंट रेशो कितना आ जाएगा 1.5, 1.5। तो 1.5 क्या है, ये फ्रैक्शन है। तो यानी कि यहाँ हम रेशो को किस में दिखा रहे हैं, फ्रैक्शन में दिखा रहे हैं, पॉइंट में दिखा रहे हैं, डेसिमल में दिखा रहे हैं, दशमलव में दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से फ्रैक्शन क्या है, ऐसी संख्या या ऐसा एक्सप्रेशन ऑफ रेशो जिसमें हम जो रिलेशनशिप है उसको डेसिमल में करके दिखाते हैं या पॉइंट में दिखाते हैं। तो ये हुई एक्सप्रेशन ऑफ रेशो की बात। अब हम करेंगे रेशो एनालिसिस क्या होता है। रेशो एनालिसिस क्या है, एनालिसिस का मतलब जैसा कि हम जानते हैं कि एनालिसिस में हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स को छोटे छोटे टर्म में बांटकर और उसको उनकी जो रिलेशनशिप है एक दूसरे वेरिएबल से उनकी जांच करते हैं ताकि हम बेहतर डिसीज़न ले पाएँ और जो कमियां हैं उनको पहचान पाएँ बिजनेस की और उनमें सुधार कर पाएँ और आगे की पॉलिसियों को बना पाएँ। आगे की जो पॉलिसीज़ हैं अकाउंट से संबंधित, बिजनेस से संबंधित, उनको भी हम निर्माण कर सकते हैं एनालिसिस करने के बाद। जो एनालिसिस के रिजल्ट आएंगे उन रिजल्ट के आधार पर हम पॉलिसी निर्माण कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि रेशो एनालिसिस की। तो रेशो एनालिसिस क्या हो जाएगा, रेशो एनालिसिस ऐसा एनालिसिस हो गया जिसमें हम अकाउंटिंग वेरिएबल्स को रेशो में मेज़र करते हैं। ऐसा एनालिसिस या ऐसा विश्लेषण जिसमें हम अकाउंटिंग वेरिएबल्स को, लेखांकन चरों को रेशो में अभिव्यक्त करते हैं। आइए इसका टेक्स्ट पढ़ते हैं। रेशो एनालिसिस इज अ टेक्निक ऑफ एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय कंप्यूटिंग रेशो। यानी कि रेशियो एनालिसिस क्या है, एक टेक्निक है जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज करते हैं, उनके रेशोज़ निकाल कर। यानी कि हम अकाउंटिंग वेरिएबल जो हैं उनके बीच में जो संबंध है, अकाउंटिंग वेरिएबल्स के बीच में जो संबंध हैं उनको हम परसेंटेज में भी निकाल लें तो भी वो रेशो एनालिसिस है। उनको हम टाइम्स में निकाल लें तो भी वो रेशो एनालिसिस कहलाएगा। उनको हम डेसिमल में निकाल लें, फ्रैक्शन में निकाल लें तो भी वो रेशो एनालिसिस कहलाएगा। उनको हम कोशेंट में निकाल लें तो भी वो रेशो एनालिसिस कहलाएगा। उनको हम रेट में निकाल लें तो भी वो जो है रेशो एनालिसिस कहलाएगा। या उसको हम दिनों में निकाल लें तो वो भी रेशो एनालिसिस कहलाएगा। दिनों में कैसे निकालेंगे रेशो एनालिसिस को, जैसा कि हम जानते हैं जो एवरेज कलेक्शन पीरियड होता है वो क्या होता है 365 दिन या 12 महीने डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशो। तो ये जो रेशो आता है एवरेज कलेक्शन पीरियड, जो ये दिखाता है कि हम अपने डेटर से कितने समय के अंदर अंदर उससे अपना पैसा वापस ले लेते हैं, ये दिखाता है एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड को हम क्या करते हैं, दिनों में भी दिखा सकते हैं या महीनों में भी दिखा सकते हैं। तो कैलेंडर का यूज़ करके भी हम रेशो को दिखा सकते हैं। तो इन सभी तरीकों में से हम किसी भी तरीके से रेशो एनालिसिस को परिभाषित कर सकते हैं। यानी कि रेशो एनालिसिस का मतलब ये हुआ कि जो अकाउंटिंग वेरिएबल्स हैं उनको परसेंटेज में, रेट में, मल्टीपल में या टाइम्स में या कोशेंट में या डेज में या आपका रेट में किसी भी तरीके से संबंध परिभाषित करना रेशो एनालिसिस कहलाता है। फिर बता देता हूँ एक बार कि अकाउंटिंग वेरिएबल्स के बीच में संबंधों को, अकाउंटिंग वेरिएबल्स के बीच में जो संबंध हैं उनको रेशोज़ में परिभाषित करना, रेशो में दिखाना, ये रेशो एनालिसिस कहलाता है। एक डेफिनेशन और पढ़ते हैं जो कहती है कि रेशो एनालिसिस इज ए प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग एंड इंटरप्रेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन द आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रेशो एनालिसिस इज ए प्रोसेस, एक प्रक्रिया है रेशो एनालिसिस ऑफ डिटरमाइनिंग एंड इंटरप्रेटिंग रिलेशनशिप को निर्वचन करने की और उसको डिटरमाइन करने की बिटवीन इट्स आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो आइटम्स हैं उनके बीच में। यानी कि रेशो एनालिसिस इज ए प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग इंटरप्रेटिंग
रिलेशनशिप बिटवीन द आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो वेरिएबल दिखाए गए हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उनको इंटरप्रेट करने की प्रक्रिया और उनको डिटरमाइन करने की प्रक्रिया ही क्या है, रेशियो एनालिसिस कहलाती है। आगे लिखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू प्रोवाइड ए मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज। और ये जो हम रेशियो एनालिसिस निकालते हैं इन निकालते क्यों हैं, हम ये जानने के लिए निकालते हैं कि जो कोई बिजनेस है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, यानी कि वो लाभ कमा रहा है तो कितना कमा रहा है, या लॉस कमा रहा है, और अगर लॉस कमा रहा है तो कितना लॉस कमा रहा है। इसी तरीके से हम फाइनेंशियल पोजीशन को निकालते हैं कि जो कंपनी है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसकी जो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर उसकी जो माल दौलत है वो कितनी है, उसकी कैपेसिटी क्या है बोरो करने की, या उसकी सॉल्वेंसी पावर क्या है, या उसके पास असेट्स कितनी है, या उसके पास डेट्स कितने हैं, या उसके पास शेयर होल्डर्स फंड कितना है। तो इन सभी तरीक़ों से उसको हम क्या करते हैं, रेशियो एनालिसिस के थ्रू एनालिसिस करते हैं। तो रेशियो एनालिसिस इज ए प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग एंड इंटरप्रेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन द आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू प्रोवाइड ए मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग of the performance and financial position of an enterprise, यानी कि एक एंटरप्राइज की फाइनेंशियल पोजीशन और उसकी लाभप्रदता को, यानी कि उसके निष्पादन को जानना ही, रेशो के आधार पर उनके निष्पादन को जानना ही रेशियो एनालिसिस कहलाता है। अब हम जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो एनालिसिस क्या होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है आपका यूजफुल इन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रेशियो एनालिसिस की थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिस कर सकते हैं, यानी कि हम ये पता लगा सकते हैं कि असेट की तुलना में डेट कितने गुना है, या करंट असेट की तुलना में करंट लायबिलिटी कितनी है, या करंट लायबिलिटी की तुलना में करंट असेट कितनी है, या सेल पर नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, या सेल पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हो रहा है, या ऑपरेटिंग कॉस्ट और सेल के बीच में रेशियो क्या है जिसको हम ऑपरेटिंग रेशियो कहते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रेशियो एनालिसिस के आधार पर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है रेशियो एनालिसिस का। दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू सिंप्लीफाई अकाउंटिंग फिगर्स। आपने देखा होगा जब अकाउंटिंग हम करते हैं या फाइनेंशियल अकाउंट बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं, तो उसमें आइटम्स बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं होती मोटे तौर पर कि बिल्कुल एग्जैक्ट 5 लाख या बिल्कुल एग्जैक्ट 1 लाख है 2 लाख। उसमें बहुत सारे हर पोजीशन पर जो है न्यूमेरिकल अलग अलग हो सकते हैं, यानी कि वो आसान टर्म में काउंट नहीं हो सकती। जैसे वो हो सकती है कि 3,03,335, 2,02,777, इस तरीके से। तो इनको याद रख पाना और इन जो है ऐसी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर पाना, तो या उनको पढ़कर आसानी से समझ बनाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रभावों की, वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए उनको आसान फिगर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, रेशो एनालिसिस का यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमें करंट लायबिलिटी दिखाई है 3,333 रुपये की, ये हमारी करंट लायबिलिटी है, और असेट है हमारी 6,666 रुपये की। तो सीधा सीधा अब इन 3,333 रुपये को याद करना और 6,666 को याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन अगर हम रेशियो एनालिसिस यूज़ करें तो हम सीधा सा उनमें रिलेशनशिप क्या देख लेंगे कि जो करंट लायबिलिटी है उसका 2 गुना जो है वो करंट असेट है, यानी कि करंट लायबिलिटी अगर 1 है तो करंट असेट 2 है। ये आसानी से हमें याद रहेगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग फिगर को सिंप्लीफाई कर देते हैं रेशियो एनालिसिस के माध्यम से। दूसरा है जजिंग ऑपरेटिंग इफ़िशेंसी। ऑपरेटिंग इफ़िशेंसी क्या है? ऑपरेटिंग इफ़िशेंसी का मतलब होता है कि किसी कंपनी का जो मेन बिजनेस है, उस मेन बिजनेस से कंपनी कितना पैसा कमा रही है, यही उसकी ऑपरेटिंग इफ़िशेंसी कहलाती है। तो रेशियो एनालिसिस के माध्यम से हम क्या निकाल सकते हैं कि कंपनी के जो मेन बिजनेस है उससे कंपनी कितना पैसा कमा रही है, उसी को हम जज कर सकते हैं रेशियो एनालिसिस के थ्रू।
और ऑपरेटिंग इफिशिएंसी को निकालने के लिए कौन सा रेशो यूज किया जाता है? ऑपरेटिंग इफिशिएंसी को निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग रेशो, जो क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100। तो इस तरीके से हम रेशो एनालिसिस के माध्यम से ऑपरेटिंग इफिशिएंसी को भी निकाल सकते हैं। अगला पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स में यूजफुल फॉर फोरकास्टिंग। अब रेशियो एनालिसिस में क्या होता है, हम टाइम के रेस्पेक्ट में एक ट्रेंड बना लेते हैं, यानी कि हर साल का हमने प्रॉफिट देखा और उसमें उस प्रॉफिट में क्या चेंज आ रहा है वक्त के साथ, हम उसको एक ट्रेंड में बदल लेते हैं। यानी कि 2000 में कितना प्रॉफिट हुआ, फिर 2001 में कितना प्रॉफिट हुआ, 2002 में कितना प्रॉफिट हुआ, 2003 में कितना प्रॉफिट हुआ, 2004 में कितना प्रॉफिट हुआ, 2005 में कितना प्रॉफिट हुआ। तो सारे प्रॉफिट को लेके हम एक ग्राफ बना लेते हैं और एक फ्रीली एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं उनके बीच में से, हर कॉम्बिनेशन के या हर कोऑर्डिनेशन के बीच में से। तो वो क्या एक ट्रेंड को बताता है कि जो प्रॉफिट है वो वक्त के साथ बढ़ रहा है या घट रहा है या फ्लक्चुएट कर रहा है। अब उस ट्रेंड के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, जो अगले साल का प्रॉफिट है वो उसका एक अनुमान लगा सकते हैं कि अगले साल का प्रॉफिट इतना होगा, क्योंकि पिछले साल का जो ट्रेंड है वो ये बताता है कि जो प्रॉफिट है वो हर साल बढ़ रहा है या घट रहा है। तो उसी ट्रेंड के अनुसार हम एक एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट अगले साल की निकाल सकते हैं। तो इसलिए जो रेशियो एनालिसिस होती है वो फोरकास्टिंग में भी यूज़ की जाती है। अगला है टू फाइंड वीक स्पॉट। वीक स्पॉट का मतलब है कुछ ऐसी जगह, ऐसी स्थितियाँ जहाँ पर कोई कंपनी वीक है। मिसाल के तौर पे अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं और वो हमारा कम आ रहा है, वो हमारा ज़्यादा अच्छा नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा बहुत कम निकल कर आ रहा है नेट प्रॉफिट की तुलना में, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी मेन बिजनेस से जो हमारा प्रॉफिट है वो कम है। यानी कि हम वीक कहाँ पर हैं, अपने मेन प्रोसेस में ही वीक हैं, लेकिन नेट प्रॉफिट हमारा अच्छा आ रहा है। इसका मतलब ये है कि उसमें अदर इनकम ज़्यादा जुड़ी हुई है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम ज़्यादा जुड़ी हुई है, लेकिन इस वजह से नॉन ऑपरेटिंग इनकम नेट प्रॉफिट में ज़्यादा जुड़ी हुई है। इस वजह से हमें नेट इनकम या नेट प्रॉफिट ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन हकीकत में क्या है, जो हमारा मेन बिजनेस है, क्योंकि उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कम है, इसलिए हमारी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा है। तो रेशो एनालिसिस के माध्यम से हमने क्या करा, ये जान लिया कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं उनसे हम पैसा नहीं कमा पा रहे। अब फिर इसको सुधार करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉलिसी बनाएंगे, डिसीजन लेंगे उससे रिलेटेड, ताकि आगे हम अपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी बढ़ा सकें, ऑपरेटिव एक्टिविटीज़ से भी पैसा कमा सकें। तो इस तरीके से रेशियो एनालिसिस क्या करता है, वीक स्पॉट को दिखाने का भी काम करता है। अगला है कंपैरिजन। कंपैरिजन बहुत ईजी है। कंपैरिजन इंट्रा फर्म भी हो सकता है और कंपैरिजन इंटर फर्म भी हो सकता है। इंट्रा फर्म कब होगा, इंट्रा फर्म तब होगा जब हम एक ही फर्म के अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड में उसकी परफॉर्मेंस की तुलना करेंगे, तो वो हो गया इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म कंपैरिजन का मतलब हो गया कि हम एक फर्म की तुलना दूसरी फर्म से कर रहे हैं। यानी कि एक इंट्रा फर्म का एग्जांपल ये हो सकता है कि एक फर्म है, 2000 में उसका प्रॉफिट 20% था और सन 2001 में उसका प्रॉफिट 30% हो गया। तो हमने क्या कंपेयर किया, कंपेयर करके हमें ये पता चला कि 2000 की तुलना में 2001 में जो प्रॉफिट है वो 5% बढ़ गया। अगर पहले 2000 में 25% था प्रॉफिट और 2001 में 30% हो गया, इसका मतलब एक साल के अंदर अंदर हमारा प्रॉफिट 5% बढ़ गया। तो इस तरीके से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। इसी तरीके से इंटर फर्म भी कंपैरिजन हो सकता है। मान लो एक फर्म का प्रॉफिट तो है 1 लाख, उसकी रेट हमने निकाली सेल पर, तो वो आई 10%, और दूसरी फर्म जो है उसकी आई 15% नेट प्रॉफिट की रेट, नेट प्रॉफिट रेशो। तो इस तरीके से हमने क्या कंपैरिजन कर लिया कि जो पहली फर्म है वो दूसरे फर्म की तुलना में कम लाभप्रद है, कम उसकी जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है, उसकी जो ऑपरेटिव एक्टिविटीज़ से जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है वो कम है। तो इस तरीके से हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं रेशियो एनालिसिस के माध्यम से। अगला है लिक्विडिटी पोजीशन कैन बी मेजर्ड।
लिक्विडिटी कहते हैं किसी बिजनेस में जो छोटे मोटे खर्चों की, जो चालू खर्चों की पेमेंट करने की जो योग्यता होती है, जो शक्ति होती है, उसी को हम लिक्विडिटी पोजीशन कहते हैं। आमतौर पर ये छोटे मोटे खर्चे जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं उनको पूरा करने के लिए बनाई जाती है लिक्विडिटी पोजीशन। तो लिक्विडिटी पोजीशन से हम ये जान सकते हैं कि छोटे मोटे खर्चे जो रोज़मर्रा के होते हैं, जो करंट खर्चे होते हैं, उनको करने के लिए कंपनी के पास कितना पैसा है, या उनके हिसाब, उस दृष्टिकोण से कंपनी कितनी साउंड है। तो हम लिक्विडिटी पोजीशन को भी मेज़र कर सकते हैं एनालिसिस के, रेशियो एनालिसिस को अप्लाई करके। इसलिए लिक्विडिटी पोजीशन को मेज़र करना भी एक उद्देश्य है रेशियो एनालिसिस का। इसके अलावा है आपका लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कैन बी मेजर्ड। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी लिक्विडिटी पोजीशन से थोड़ी अलग होती है। जैसा मैंने ऊपर बताया कि जो लिक्विडिटी पोजीशन होती है वो होती है आपकी करंट पीरियड के लिए, लेकिन जो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पावर होती है वो दिखाती है कंपनी की लंबे समय के लिए जो उसकी शोधन क्षमता है उसको दिखाती है, दीर्घकालीन शोधन क्षमता दिखाती है। यानी कि जो बड़े बड़े डेट हैं जो 1 साल से ज़्यादा के लिए लिए जाते हैं, उनका भुगतान करने में कंपनी कितनी सक्षम है, इसी चीज़ को बताती है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पावर। और इस लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पावर को कैलकुलेट करना ही हमारा एक रेशियो एनालिसिस का भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। अब हम करेंगे लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस। पहला लिमिटेशन है आपकी रेशियो एनालिसिस की, अफेक्टेड बाय लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। यानी कि जो रेशियो एनालिसिस है वो अकाउंटिंग की जो लिमिटेशंस हैं उनसे प्रभावित होता है। यानी कि अगर अकाउंटिंग में कोई लिमिटेशन हमारी क्रिएट हो गई है तो उस लिमिटेशन की वजह से रेशियो एनालिसिस के रिजल्ट भी आपके पूरी तरह से जो है लाभप्रद या बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट नहीं होंगे। तो जो अकाउंटिंग की लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं, जैसे हम कन्वेंशंस के आधार पर अकाउंटिंग करते हैं, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस को फॉलो करते हैं। तो अगर अलग अलग फर्म की हम तुलना कर रहे हैं और वो जो अलग अलग फर्म है वो अलग अलग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करती हैं, तो जो कंपैरिजन है वो ज़्यादा बेहतर नहीं हो पाएगा। इसी को कहते हैं अकाउंटिंग की लिमिटेशन। और अकाउंटिंग जब लिमिटेशन ये एग्जिस्ट करेगी, यानी कि अलग अलग कंपनी अलग अलग कन्वेंशन का यूज़ करेंगी, तो हम उनमें कंपेयर नहीं कर सकते। इस हिसाब से जो हमारा रेशियो एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव है वो पूरी तरह से प्राप्त नहीं होता। तो अफेक्टेड बाय लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग एक लिमिटेशन है रेशियो एनालिसिस की। दूसरी लिमिटेशन है फॉल्स रिजल्ट, यानी कि जो रेशियो एनालिसिस है वो फॉल्स रिजल्ट दिखा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि रेशियो एनालिसिस फॉल्स रिजल्ट कैसे दिखा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मान लिए हमारा जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है वो बढ़ाकर दिखा दिया हमने। बढ़ाकर कैसे दिखाया कि क्रेडिट सेल तो हमारी उतनी दिखा दी हमने जितनी थी, क्रेडिट सेल नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल तो हमने इतनी दिखा दी जितनी वो थी। लेकिन हमने जब हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ सेल बटे एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ सेल तो जितनी है हमने उतनी रहने दी, लेकिन हमने क्या करा या कंपनी ने क्या किया, जो एवरेज स्टॉक की कॉस्ट है उसको कम मूल्य पर दिखा दिया, जिसकी वजह से जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है वो बढ़कर आ गया। तो इस तरीके से क्या हो गया, रिजल्ट फॉल्स आ गया। क्या इसी तरीके से अगर एक फर्म आपका स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही है और दूसरी फर्म रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही है, तो उन दोनों के कंपैरिजन में जो रिजल्ट निकलेगा वो पूरी तरह सच नहीं होगा, उसमें थोड़ी फॉल्सनेस आ जाएगी, उसमें थोड़ी त्रुटि आ जाएगी, क्योंकि दोनों की जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं वो अलग अलग हैं। तीसरी लिमिटेशंस है क्वालिटेटिव फैक्टर्स आर इग्नोर्ड। क्वालिटेटिव फैक्टर्स कौन से होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अकाउंटिंग की एक लिमिटेशन ये होती है कि जो अकाउंटिंग होती है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव फैक्टर पर बेस्ड होती है, यानी कि इसमें क्वालिटेटिव फैक्टर्स की कोई जगह नहीं होती। मिसाल के तौर पे किसी कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं वो कितना अच्छा काम करते हैं, वो टाइम पर कितनी जल्दी आ जाते हैं कंपनी में काम करने के लिए,
छुट्टी भी अपनी टाइम पर लेते हैं, एक्स्ट्रा छुट्टियां नहीं करते, उनको उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कितनी है। तो ये जो गुणात्मक चर हैं, जो क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं, इनको इग्नोर कर दिया जाता है जब हम अकाउंटिंग करते हैं, और इनको इग्नोर करने की वजह से रेशो एनालिसिस के रिजल्ट पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके बाद है लैक ऑफ स्टैंडर्ड रेशो। रेशो एनालिसिस में कोई एक दो रेशोज को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी रेशो के लिए कोई एक स्टैंडर्ड रेशो तय नहीं किया गया है। जैसे हम करंट रेशो की बात करते हैं, हम ये जानते हैं कि करंट रेशो का जो आदर्श रेशो है, वो आदर्श अनुपात है, वो क्या है, 2:1 है। यानी कि करंट रेशो अगर आपका 2:1 का है तो 2:1 का जो रेशो है वो अच्छा माना जाता है, वो एक आदर्श रेशो है। तो करंट रेशो का तो हमारे पास आदर्श रेशो है। इसी तरीके से डेट इक्विटी रेशो का भी हमारे पास आदर्श रेशो है, जो क्या होता है 2:1, यानी कि 2:1। लेकिन सभी रेशो एनालिसिस का जितने भी सारे रेशोज हम कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो स्टॉक टर्नओवर रेशो हो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो हो, नेट प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, स्टॉक टर्नओवर रेशो, डेट टर्नओवर रेशो हो, क्रेडिट टर्नओवर रेशो या सॉल्वेंसी रेशोज हो, तो किसी भी तरीके से हमारे पास हर रेशो का एक स्टैंडर्ड फॉर्म या स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। तो ये हर रेशियो की जो हमारे पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, तो इस वजह से भी जो रेशियो एनालिसिस है वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो ये भी एक लिमिटेशन है रेशियो एनालिसिस की। अगला पॉइंट है मे नॉट बी कंपेरेबल। कंपेरेबल का एग्जांपल यही हो सकता है, जैसा मैंने ऊपर भी बताया इस एग्जांपल को, कि अगर एक कंपनी स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करती है और दूसरी कंपनी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करती है, तो वो कंपेरेबल जो उनके बीच में कंपैरिजन है वो ज़्यादा साइंटिफिक या ज़्यादा रिलायबल नहीं होगी, क्योंकि दोनों की जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं वो अलग अलग हैं। इसके बाद है इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। जैसा कि हम जानते हैं कि अकाउंटिंग की विशेषता एक ये होती है कि अकाउंटिंग में जो बैलेंस शीट में असेट्स वगैरह दिखाई जाती हैं वो उनकी कॉस्ट प्राइस लेस डेप्रिसिएशन पर दिखाई जाती हैं, लेकिन हकीकत में उनकी रियल वैल्यू क्या है उसको हम कैलकुलेट नहीं करते जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में उन आइटम्स को दिखाते हैं, असेट या लायबिलिटीज़ को दिखाते हैं, तो क्योंकि हमने मनी इन्फ्लेशन का या उनकी रियल वैल्यू का मुआयना नहीं किया, उनको कंसिडर नहीं किया, तो इस वजह से रेशो एनालिसिस के भी जो रिज़ल्ट हैं वो एक तरीके से पूरे तरीके से शुद्ध नहीं माने जाते, रिलायबल नहीं माने जाते। तो ये जो प्राइस लेवल का चेंज है, प्राइस लेवल चेंज जो है, इसको ना ले पाना भी एक क्या है, लिमिटेशन है अकाउंटिंग की, और अकाउंटिंग की लिमिटेशन है, इसलिए एक लिमिटेशन भी है रेशो एनालिसिस की, क्योंकि रेशो एनालिसिस भी अकाउंटिंग जो फाइनल अकाउंट्स हैं उनके आधार पर ही निकाले जाते हैं। अगला है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कंपनी के जो फाइनल अकाउंट्स हैं उनको बेहतर दिखाने के लिए कंपनी कुछ मैनिपुलेशन करती है। मिसाल के तौर पे अगर कंपनी अपनी करंट खर्चों के लिए कुछ सामान उधार लेना चाहती है, तो वो क्या कर सकती है, अपनी जो लिक्विडिटी पावर है उसको अच्छा दिखाने के लिए ये कर सकती है कि कैश को जब उसे अगर कोई असेट खरीदनी है, फिक्स्ड असेट, तो वो असेट नहीं खरीदेगी, बल्कि वो उस असेट को उधार लेने के बाद खरीदेगी। पहले वो रॉ मटेरियल उधार ले लेगी, बाद में खरीदेगी। इससे क्या होगा कि जब तक वो असेट नहीं खरीदेगी कंपनी जो उसको खरीदनी है, जिसकी उसको ज़रूरत है, तो जब तक उसका जो कैश वैल्यू है, उसके पास जो कैश बैलेंस है वो ज़्यादा रहेगा, और इस तरीके से उसकी जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पावर है वो हमें साउंड दिखाई देगी। तो इसके साउंड दिखाई देने से जो उधार देने वाला सप्लायर है वो सोचेगा कि भाई कैश तो इनके पास बहुत है, इनकी जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पावर है वो तो अच्छी है, तो ये पैसे हमें दे देंगे। अब कंपनी ने उससे उधार ले लिया रॉ मटेरियल, और उधार लेने के बाद उसने फिक्स्ड एसेट खरीद ली उन पैसों से, तो अब उसके पास कैश कम हो गया। तो इस तरीके से क्या करा, कंपनी ने एक मैनिपुलेशन किया अकाउंट्स में, जिसकी वजह से जो सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल है उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है।
तो इस तरीके से विंडो ड्रेसिंग भी पॉसिबल होती है रेशियो एनालिसिस में। अगला है पर्सनल बियास। पर्सनल बियास का मतलब भी इसमें फर्दर में यही एग्जांपल जो बिल्कुल सटीक बैठ रहा है वो लूँगा कि जो दो फर्म हैं अगर, तो दोनों फर्मों को जो दोनों फर्मों के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए जा रहे हैं उनको अलग अलग आदमी बना रहे हैं और हर आदमी की सोच अलग अलग होती है। कोई ये सोच सकता है कि स्ट्रेट लाइन से डेप्रिसिएशन लगाना ज़्यादा बेहतर है, कोई अकाउंटेंट ये सोच सकता है कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना ज़्यादा बेहतर है। तो दोनों अलग अलग जो व्यक्ति हैं वो अपने अपनी समझ के हिसाब से, अपनी अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपने अपने विचार के हिसाब से अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। इस वजह से जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हैं या जो फाइनेंशियल अकाउंट है या फाइनल अकाउंट है उनमें बियास्डनेस आ जाती है और वो ज़्यादा कंपेरेबल नहीं हो पाते। तो ये आज का लेक्चर था। इसके बाद हम अकाउंटिंग रेशियोज को शुरू करेंगे। आज ये थ्योरी का पार्ट था। अगले लेक्चर में हम जो कुछ अकाउंटिंग रेशियोज के फॉर्मूलोज वगैरह को देखेंगे और उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।